दीपक टैक्सी ड्राइवर था। वह टैक्सी भी उसे अपनी माँ की दुआओं की वजह से मिली थी। उसके बाप का देहांत तब हुआ था जब वह बहुत छोटा था। उसकी माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जैसे ही दीपक ने होश संभाला उसने मजदूरी शुरू कर दी थी। बस अड्डे पर सुबह सवेरे ही जाकर खड़ा हो जाता, लोगों का भारी सामान उतारने में उनकी मदद करता तो लोग उसे पैसे पकड़ा देते। उसने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा था। उसे जो भी काम मिलता है वह खुशी से करने लगता। रात तक वह इतने पैसे कमा लेता कि दोनों माँ बेटा सुकून से रोटी खा लेते। लेकिन एक बार दीपक को एक बड़ा पर्स गिरा मिला जिसके अंदर अच्छी खासी रकम थी। ये देखकर वह बड़ा खुश हुआ। घर आया तो अपनी माँ से कहने लगा कि भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान की तरफ से मदद आई है। माँ ने पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया, तो उसने पर्स अपनी माँ के हाथ में रख दिया। कहने लगा इसमें 2 लाख रुपए है और वह मुझे जमीन पर पड़ा मिला था। उसकी माँ कहने लगी कि इस पर हमारा कोई हक नहीं है, जहाँ से मिला है तुम वहीं जाकर इस बात का ऐलान कर दो कि तुम्हें यहाँ से कीमती चीज मिली है। जो इसकी निशानी बता देगा वह ये ले जाए। हो सकता है कोई जरूरतमंद हो, बेचारे की सारी जमा पूंजी इसी पर्स में हो। अपनी माँ की बात सुनकर दीपक उसी जगह पर चला गया जहाँ से उसे पर्स मिला था। उसने वहाँ पर सबके सामने ये कहा कि मुझे यहाँ से कीमती चीज मिली है, लेकिन जो भी मुझे उसकी निशानी बता देगा तो मैं उसको दे दूंगा। और ऐसा उसने कुछ महीनों तक किया था, लेकिन उसे पर्स का कोई मालिक उसके पास नहीं पहुंचा था। फिर उसने जब ये बात एक पंडित जी के सामने की तो उन्होंने कहा कि अब उस पर तुम्हारा हक है। दीपक ने उन्हीं पैसों से एक पुरानी सी टैक्सी ली और अपनी रोजी रोटी का सिलसिला चलाने लगा। वह बहुत ईमानदारी से मुसाफिरों से पैसा लेता था। उसकी माँ ने हमेशा उसे ईमानदारी से कमाई करने की सलाह दी थी, लेकिन एक हादसा उसकी जिंदगी में ऐसा पेश आया कि उसकी जिंदगी ही बदल कर रह गई। वह टैक्सी चला रहा था। गाड़ी में जो आखिरी मुसाफिर रात को बैठा उसकी मंजिल शहर से काफी दूर थी। सुनसान रास्ता था, इसलिए उसकी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते दीपक को रात के 12 बज गए थे। वापसी में उसने गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर दी थी कि जब 2 लड़कों ने उसे इशारे से रोका, जहाँ वह काफी थक चुका था और नींद से भी आंखें भर रही थी। उसने सोचा कि वह मुसाफिरों से कह देगा कि अब वह किसी को भी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। जैसे ही गाड़ी उसने उन दोनों लड़कों के सामने खड़ी की तो वह बदहवास और परेशान लग रहे थे। दीपक से कहने लगे कि हमें एक जगह छोड़ दो, हमारा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। दीपक ने कहा कि रात के 12:30 बज रहे हैं और मुझे अपने घर जाना है। वह लड़के कहने लगे कि हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अलावा हमें यहाँ पर कोई भी टैक्सी नजर नहीं आ रही और हमारा आज वहाँ पर पहुँचना बहुत जरूरी है। दीपक ने गहरी सांस ली और कहा कि चलो आप बैठो। हैरत का झटका दीपक को उस समय लगा जब उसने उन लड़कों के हाथों में एक ऐसी चीज देखी कि उसके होश उड़ गए। खैर उसने कुछ नहीं कहा। वह अभी उन लड़कों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने ही जा रहा था कि रास्ते में लड़कों ने गाड़ी रुकवा ली। कहने लगे कि कुछ देर के लिए यहाँ गाड़ी रोको, हम बस अभी आते हैं। वह अपने हाथ में पड़े औजारों को उसकी टैक्सी में ही छोड़कर चले गए। दीपक बहुत परेशान था। सोच रहा था कि नहीं जाने ये कौन लोग हैं। अभी वह यही सोच रहा था कि वह दोनों लड़के वापस आए और उनके साथ 18-19 साल की लड़की थी जिसे शॉल ओढ़ रखी थी। चेहरे से काफी डरी लग रही थी। उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को गुस्से से देखा और कहने लगे कि बैठो गाड़ी में। वह बेचारी खामोशी से टैक्सी में बैठ गई। एक लड़का उसकी दाईं तरफ बैठ गया और दूसरा बाईं तरफ। दीपक अपने फ्रंट शीशे से पीछे की तरफ भी बार बार देख रहा था। वह लड़की सिसकियों से रो रही थी। दीपक को गड़बड़ का एहसास हुआ था क्योंकि जो औजार नौजवानों के पास थे वह चाकू, रस्सी और फावड़े थे। फिर जब वह लड़की सिसकियों से रोती और उसकी सिसकियां तेज होती तो वह दोनों लड़के उसे डराने धमकाने लगते। कहने लगते कि अपनी आवाज बंद करो वरना यहीं तुम्हारा गला दबा देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। ये लड़की बार बार कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन वह दोनों लड़के उसकी बात सुनने को तैयार न थे। दीपक ने सोच लिया था कि उसको अब क्या करना है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम कर दी और एकदम झटके से गाड़ी रोक दी। वह दोनों लड़के उससे पूछने लगे कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दी है। वह कहने लगा कि देखता हूँ क्या मसला है। वैसे भी मेरी गाड़ी काफी पुरानी है, आए दिन मैं इस पर पैसे लगाकर थक गया हूँ, अक्सर आधे रास्ते में ही रुक जाती है। वह गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोलकर उसे चेक करने लगा। कुछ देर इधर उधर की चीजों को हिलाने के बाद वह वापस आया और टैक्सी में बैठकर कहने लगा कि मेरी गाड़ी धक्के से स्टार्ट होगी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो जरा धक्का लगा दें ताकि ये स्टार्ट हो और मैं आपको मंजिल तक पहुंचाकर अपने घर जाऊं। वह दोनों लड़के टैक्सी से नीचे उतर गए। वह लड़की अभी भी रोए जा रही थी। वह दोनों लड़के उसकी टैक्सी को धक्का लगाने लगे। दीपक ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो वह स्टार्ट हो गई। इसके बाद उसने तेज स्पीड से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। वह दोनों लड़के पीछे से चीखने चिल्लाने लगे, तुम ये गाड़ी क्यों भगाकर लेकर जा रहे हो। लेकिन दीपक ने एक भी नहीं सुनी। वह तेज स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वह सड़क वैसे भी सुनसान थी, इसलिए वहाँ पर दूसरी कोई गाड़ी इस वक्त नहीं चल रही थी जो कि दीपक की टैक्सी का पीछा करती। वह दोनों लड़के किसी और गाड़ी या टैक्सी में बैठकर उसके पीछे नहीं आ सकते थे। वह लड़की ये सब देखकर पहले तो चुप हो गई, लेकिन फिर घबरा सी गई। कहने लगी, तुमने गाड़ी तेज क्यों चलाई है, भगवान के लिए मेरे साथ कुछ भी बुरा ना करना।
दीपक ने उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं दिया। वह लड़की रोए जा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि देखो मैं बहुत अच्छे घराने की लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना। दीपक ने गाड़ी सीधी अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी कर दी और उस लड़की से कहने लगा कि गाड़ी से नीचे उतरो। वह लड़की डरी सहमी गाड़ी के नीचे उतरी थी, लेकिन रोए जा रही थी। दीपक ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। दीपक के साथ एक लड़की को देखकर वह भी कुछ हैरान परेशान हुई थी। दीपक ने उस लड़की को घर के अंदर जाने के लिए कहा और घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ इसे अपने कमरे में ले जाओ, ये बेचारी बहुत परेशान है। 2 लड़के इसका कत्ल करना चाहते थे, मुझे उन पर शक हो गया, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। ये सुनकर वह लड़की हैरत से दीपक को देखने लगी। उसकी माँ ने उस लड़की को अपने साथ लेकर उसे अपने कमरे में ले गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसकी माँ ने उस लड़की से कुछ भी नहीं पूछा, बस उसे खाने पीने का पूछने लगी। फिर उस लड़की को खाना खिलाया और आराम करने का कहकर बाहर आ गई। दीपक अभी तक भूखा बैठा था। उसकी माँ कहने लगी कि कौन है ये लड़की? वह कहने लगा, माँ ये सब बातें छोड़ो, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे नजरें चुराई थी। कहने लगी, बस 2 रोटियां ही तुम्हारे लिए पड़ी थी, राशन सारा खत्म हो चुका था और वह तो मैंने उस लड़की को खिला दी। ये सुनकर दीपक ने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगा, आपने अच्छा किया माँ, वो बेचारी पहले ही डरी सहमी थी, उसे इस वक्त आपकी जरूरत थी। उसकी माँ कहने लगी, तुम क्या खाओगे? ये सुनकर दीपक उठा और सामने पड़े मटके में से 2-3 गिलास पानी के पिए और कहने लगा कि बस मेरा पेट तो इसी से भर गया है। दूसरे दिन जब दीपक रात को वापस लौटा तो अपनी माँ से पूछने लगा कि आपने पूछा उस लड़की से कि वह कौन है? उसकी माँ कहने लगी, वह एक सीधी सादी लड़की है, शरीफ लड़की है, लेकिन किसी हादसे ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। दीपक की माँ ने बताया कि इस लड़की का नाम राधिका है और जो 2 लड़के टैक्सी में राधिका के बराबर बैठे थे वह इसके सगे भाई थे। राधिका का कहना था कि वह जिस गांव में रहती थी वहां की सबसे खूबसूरत लड़की यही थी। उस गांव की लड़कियां नहर से पानी भरकर अपने घर ले जाती थी। एक बार राधिका अपनी सहेलियों के साथ नहर से पानी भरकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला जो उसे एक जगह का पता पूछने लगा। राधिका उसे पता बताने लगी तो लड़कियां उसे हैरत से देखने लगी, क्योंकि उनके गाँव में अजनबी लोगों के साथ बात करने की अनुमति न थी। राधिका ने तो एक पुण्य का काम किया था, एक भटके हुए मुसाफिर को रास्ता ही बताया था, लेकिन उनमें से जो लड़कियां राधिका की सुंदरता से जला करती थी उन्होंने गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी कि राधिका का किसी लड़के के साथ चक्कर है और वह उससे मुलाकात करती है। ये बात जब राधिका के भाइयों तक पहुंची तो उनके आत्मसम्मान पर बात थी। उन्होंने राधिका को चिल्लाते हुए बुलाया और पूछने लगे कि क्या तुमने उस दिन किसी अजनबी से बात की थी? राधिका को याद आने लगा कि एक भटका हुआ मुसाफिर था जिसे उसने रास्ता बताया था। राधिका ने अभी पूरी बात भी नहीं बताई थी कि बस यही कहा था कि हाँ भाई, वह नौजवान मुझसे बात अभी तक यहीं तक हुई थी कि राधिका के भाई ने खींचकर एक थप्पड़ राधिका के मुंह पर दे मारा। कहने लगा, बस तूने हमें पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हम तुम्हारा आत्मसम्मान के नाम पर कत्ल कर देंगे। ये सुना था कि राधिका रोने पीटने लगी। कहने लगी, मेरी पूरी बात तो सुन लो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राधिका की बात किसी ने नहीं सुनी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि अपनी माँ से बात भी करना चाहती थी, मगर उसके भाइयों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर किसी ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की या किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश की तो हम इसे यहीं पूरे गांव के सामने लोगों के लिए एक सबक का निशान बना देंगे। 2 दिन तक राधिका इस कमरे में बंद रही, किसी ने उसे कमरे से नहीं निकाला था। आखिर 2 दिन बाद जब उसके पिताजी शहर से वापस लौटे तो हमेशा की तरह सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी राधिका को आवाज दी थी। राधिका के पिताजी उस गांव के सरपंच थे, बड़े ही अच्छे और सज्जन इंसान थे। जब शहर से वापस आकर उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम लिया तो राधिका के दोनों भाई गुस्से से सामने आ गए। पिताजी को श्वास भी नहीं लेने दिया था कि गुस्से से अपनी बहन की सारी कारस्तानी अपने बाप को सुनाने लगे। राधिका के बाप ने ये सुना तो फौरन नहीं में सर हिलाकर कहने लगे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं नहीं मानता कि मेरी राधिका ऐसा कर सकती है। यकीनन तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। मगर राधिका के दोनों भाई चिल्ला चिल्लाकर अपनी बहन के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये सब कुछ राधिका के पिताजी बर्दाश्त न कर सके और वहीं गिर गए। राधिका की माँ उस पल चीखी जब राधिका के पिताजी जमीन पर गिरे थे। राधिका जो कमरे में कैद थी बाहर से आ रही शोर की आवाज रोते हुए सुन रही थी। जब उसने अपनी माँ की चीख सुनी तो उसे खतरा महसूस होने लगा। वह रोते हुए माँ को पुकारने लगी, कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ एक झूठ है, बनी बनाई साजिश है। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था। वे लोग शहर के बड़े अस्पताल में राधिका के पिता को ले गए, जहां उन्हें एडमिट कर लिया गया था। ये बात भी राधिका के हिस्से में ही आई कि
उसकी वजह से ही उसके पिता की ये हालत हुई है। राधिका के दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि अब बस वे अपनी बहन को छोड़ेंगे नहीं। अभी उसे वीरान से इलाके में ले जाकर कत्ल करके वहीं पर उसको दफना देंगे। मगर ऐन वक्त पर यह दीपक ही था जिसने बचा लिया था। ये सारी बात दीपक को जब उसकी माँ ने बताई तो दीपक हैरत से आंखें खोल अपनी माँ की बात सुनता रह गया। सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी की बिना पर कैसे इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। राधिका का कहना था कि दीपक ही था जिसे भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा था। अगर ऐन वक्त पर दीपक ना आता तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होती। मेरे भाई कत्ल करके मुझे मारकर कहीं गाड़ चुके होते। दीपक ने गहरी सांस लेकर भगवान का धन्यवाद दिया कि शुक्र है कि उसने उस वक्त गाड़ी रोक ली। वह लड़की अब उनके घर पर ही रहने लगी थी। दीपक की माँ तो उस लड़की को अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगी। उससे सुख दुख की बातें करती, अपने बारे में बताती। कुछ दिन में वह लड़की उनके साथ घुल मिल चुकी थी। मगर जब भी रात को दीपक घर आता तो एक कमरे में कैद होकर रह जाता। वह सोती भी दीपक की माँ के कमरे में ही थी। जो एक ही घर में इस तरह रहना ठीक नहीं था। इसलिए राधिका के स्वभाव को देखते हुए दीपक की माँ ने एक दिन दीपक को अपने पास बुलाया और फिर कहने लगी कि देखो दीपक बेटा, शादी की उम्र तो तुम्हारी भी हो चुकी है और ये लड़की भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की है और प्यारी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी राधिका से कर दूँ। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। दीपक ने आज से पहले अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली थी और ना ही वह अब टालने वाला था। कुछ दिन बाद सादगी से दीपक और राधिका की शादी कर दी गई और यूं जिंदगी ने करवट बदली और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दीपक और राधिका दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हुए थे। वहीं राधिका ने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद उठा ली और अपनी सास की खूब सेवा करती। जबकि दीपक भी कामकाज से थका हुआ आता तो सीधा अपनी माँ के पास जाता और उनके हाथों को चूमता। इस पर राधिका भी पानी का गिलास और खाना लिए दीपक के पास आ जाती। तीनों मिलकर खाना खाते हुए पूरे दिन की बातें बैठकर करते। ऐसे ही वक्त आगे गुजरता गया। दीपक और राधिका को भगवान ने एक बेटा और एक बेटी भी दे दिए थे। शादी को 6 साल गुजर चुके थे। 6 साल के इस अरसे में दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई थी और ना ही कभी दीपक ने राधिका के पास्ट को कुदेरने की कोशिश की थी। एक दिन दीपक काम से वापस आया तो काफी थका हुआ था। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए खाना खाने के बाद सो गया। आधी रात को उसकी आंख राधिका की सिसकियों से खुली थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा तो राधिका बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दीपक परेशान हो गया। राधिका से पूछने लगा कि क्या वजह है, तुम इतना क्यों रो रही हो। राधिका ने रोते हुए पहले तो नहीं में सर हिला दिया, फिर कहने लगी कि मुझे अपनी माँ और पिताजी की याद आ रही है। कितने साल हो गए मैंने उन्हें देखा नहीं। काश मेरे भाई मेरे साथ ये सब कुछ ना करते तो आज शायद मैं अपने पिताजी और माँ से इस तरह दूर ना होती। राधिका की बातें सुनकर दीपक सोच में पड़ गया था। वाकई माँ बाप की कमी तो सभी को महसूस होती है। 6 साल से राधिका अपने माँ बाप से दूर थी। कुछ सोचते हुए दीपक ने राधिका को दिलासा दिया और फिर ये वादा किया कि मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे माँ बाप से जरूर करवाऊंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ और अभी सो जाओ। पति की बात सुनकर उस वक्त तो राधिका सो गई। अगले दिन दीपक काम पर नहीं गया था, बल्कि काम की जगह वह उस गांव की तरफ चला गया जहां पर राधिका रहा करती थी और उसके पिता उस गांव के सरपंच थे। दीपक उस गांव में पहुंचा तो कुछ ही आगे जाने पर उस गांव में एक पंचायत लगी हुई दिखाई दी थी, जहां पर कई लोग बैठे थे और सामने ही सरपंच बैठे किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल था। दीपक भी वहां गया और जाकर उन लोगों के बीच बैठ गया कि तभी वहीं 2 लड़के अपने बाप के पास आकर खड़े हो गए, जो कि आज से 6 साल पहले दीपक की गाड़ी में आकर बैठे थे। शायद ये दोनों ही राधिका के भाई थे, मगर यहाँ पर बैठे सरपंचों में से राधिका का बाप कौन सा था ये दीपक नहीं जानता था। कि तभी वे दोनों लड़के जाकर एक इंसान के दाएं और बाएं तरफ खड़े हो गए और उनसे धीरे धीरे बात करने लगे। राधिका के पिताजी को भी इस तरह दीपक पहचान चुका था। वे काफी कमजोर और बेचैन से लग रहे थे। उनकी आंखों में एक फीकापन था, जैसे कोई कीमती चीज उनकी खो गई हो। उनकी हालत देखकर सच में दीपक को उन पर तरस आया था। जरूर ये राधिका की वजह से ही उनकी हालत हुई होगी। तभी राधिका के बाप की नजर दीपक पर पड़ी तो उन्होंने हाथ उठाकर दीपक को अपने पास बुलाना चाहा। दीपक पहले तो घबरा गया, क्योंकि अगर वह उठकर आगे जाता तो जरूर वे दोनों लड़के उसे पहचान लेते और फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आगे आने से पहले दीपक ने कहा कि सरपंच जी, मैं आपसे अपनी जान की गारंटी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके इस गाँव में रहते हुए मेरी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। यह सुनकर राधिका के पिताजी कहने लगे कि हम इस गांव के सरपंच हैं, हमारे होते हुए हमारे मेहमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम आओ और बताओ यहाँ किस काम से आए हो। दीपक उठा और जाकर सरपंच के सामने बैठ गया। वह दोनों लड़के घूर घूर कर दीपक को देख रहे थे। 6 सालों में थोड़े बहुत चेहरे बदले थे, मगर जल्द ही वे दोनों पहचान गए। राधिका के दोनों भाई फौरन आगे बढ़कर अपने बाप को बताने ही लगे थे कि तभी बाप ने उन्हें चुप करवा दिया और दीपक से कहने लगे कि बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो, कौन हो तुम। यह सुनकर दीपक ने एक नजर लोगों पर डाली और फिर कहने लगा कि यहाँ बात करना ठीक नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि अकेले में आपसे कुछ बात करूँ। कुछ ही देर बाद पंचायत खत्म कर दी गई और राधिका के पिता दीपक को लेकर अपने घर चले आए और उसे एक कमरे में बिठाया गया और फिर सवाल किया कि बताओ लड़के क्या चाहते हो।
उस कमरे में दीपक और राधिका के पिताजी अकेले थे। दीपक ने गहरी सांस ली और फिर शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ बताने लगा कि कैसे एक रात को 2 लड़के उसे मिले, वह फला दिन था, फला तारीख थी, और फिर कैसे उसने एक लड़की की जान बचाई। बाद में उस लड़की ने बताया कि उस पर इस तरह की इल्जाम लगाए गए थे। ये सब कुछ सुनकर एक पल को राधिका के पिता कांपे थे, कुछ सोच में पड़ गए। उन्हें तो शायद अपनी बेटी याद आ गई थी। वह कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पा रहे थे। जब दीपक ने कहा कि आप जानते हैं वह लड़की कौन थी? वह लड़की आपकी बेटी थी, राधिका ठाकुर, जो कि मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। यह सब सुना था कि राधिका के पिता ने तड़प कर दीपक की तरफ देखा। कहने लगे, क्या मतलब? मेरी बेटी जिंदा है? वह तुम्हारे पास है? मगर मेरे लड़कों ने तो मुझे यही बताया था कि वह जिसे पसंद करती थी उसी के साथ रातों रात भाग गई है। मुझे तो मेरे बेटे ये बताते रहे थे कि मुझे हार्ट अटैक आया और वह लोग मुझे अस्पताल लेकर चले गए और पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए राधिका घर से अपने आशिक के साथ भाग गई। मैं तो ये सोच कर परेशान होता रहा कि ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्या मेरी मोहब्बत की यह अहमियत थी उसकी नज़र में? मैं तो रोज पूजा पाठ के बाद अपनी बेटी के लिए उसकी खुशियाँ मांगता रहा और मेरी बेटी मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई थी। दीपक ने उनके सारे गिले शिकवे धो दिए थे और फिर सबसे आखिरी में यही कहा कि क्यों लोगों की बातों में आकर भला आप कैसे अपनी बेटी पर शक कर सकते हैं? मैं जो कि आपकी बेटी को जानता नहीं था, जब उसकी यह हालत देखी तो भगवान के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि मेरी माँ उससे प्रभावित हुई और उन्होंने मेरी शादी करवा दी। और पिछले 6 सालों में मैंने आपकी बेटी में ऐसी कोई कमी नहीं देखी। वह सीधी सादी है और अच्छी लड़की है। मुझे गर्व है कि मुझे राधिका जैसी लड़की मिली, जो भले ही आप जैसे सरपंच और अमीर घर की लड़की थी, मगर मेरे साथ इन 6 सालों में उसने बिल्कुल वैसी ही जिंदगी गुजारी जैसे कि मैं गुजारता आया हूँ। ये सुनकर राधिका के पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने दीपक का धन्यवाद किया कि उसने उनकी बेटी को संभाल कर रखा, मगर इसी के साथ उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा आया था। उन्होंने उसी वक्त अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें गुस्से से अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर यह आफत आई। तुम लोगों को यह हक किसने दिया था कि मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले करो? और ये तो भगवान की तरफ से भेजा हुआ दीपक था। अगर मेरी बेटी किसी और के हाथ लग जाती या फिर उस रात ये ना आता तो शायद आज मैं अपनी बेटी से कभी दोबारा मिल ही नहीं पाता। उसे गलत ही समझता रहता। उस रात दीपक घर गया तो हमेशा की तरह राधिका पानी का गिलास लेकर आई, मगर सामने का दृश्य देखकर गिलास छूटकर उसके हाथ से गिर गया था। उसके सामने उसके पिताजी खड़े थे और साथ ही में दीपक खड़ा था। पिताजी को सामने पाकर के राधिका को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। कंपाती चलती हुई अपने पिताजी के पास गई, उन्हें छुआ और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कई सालों का गुबार जो था आंखों के रास्ते निकल रहा था, मगर अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। एक बार फिर राधिका शुक्रिया भरी नजरों से दीपक को देखने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।